ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ज्यादा लंबी बात ना करके ईरान के मौजूदा हालात पर, अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बाद अब इजराइल और अरब मुल्कों का यह कहना कि अभी हमला मत करो, अभी सरकार कमजोर नहीं हुई है, हम पे उल्टा पड़ सकता है, ये क्या कुछ है, इसे सब समझने के लिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े जाने माने राइटर अमरेश मिश्रा जी, जो अभी हाल ही में ईरान होकर के आए हैं। इसी महीने के पहले हफ्ते में वापसी हुई है। एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस में वहां पर थे शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर। वो क्या कुछ बताएंगे, इस वक्त के हालात क्या कुछ है, हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरेश मिश्रा जी आजकल कई और चैनलों पर, बड़े चैनलों पर भी नजर आ रहे हैं, इसलिए कि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अमरेश मिश्रा जी, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं। अभी ताजा खबर यह है कि इजराइल और अरब मुल्कों ने अमेरिका से कहा है कि अभी हमला मत करो, ईरान की सरकार अभी इतनी कमजोर नहीं है, उनका मकसद सीधा सीधा यह है कि टारगेट किलिंग करो लीडर्स की, मुल्क को कमजोर करो, उसके बाद हमला करो, नहीं तो हम पर उल्टा पड़ सकता। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी सऊदी अरेबिया ने तो अपनी पोजीशन क्लियर की है और ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में वो सिंसियरली चाहते हैं कि युद्ध यहाँ पर ना हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो खास तौर पे ऐसे समय जब यूएई से उसकी आर पार की, एक तरह से आर पार की लड़ाई हो रही है। हालांकि बहुत लोगों का कहना है कि अंदर खाते वो नूरा कुश्ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता नूरा कुश्ती है, क्योंकि यमन में सीरियस झगड़ा हो गया है। वहां पर यूएई ने अपनी एक एडेन में अपनी सरकार खड़ी करने की कोशिश की, फिर सऊदी अरेबिया और उनमें झगड़ा हुआ। उधर अंसारुल्लाह आराम से देख रहा है वो सारी चीजों को, भाई वो तो जो जो हूतीज हैं, जो जो यमन के, तो वो वहां पर जो सऊदी अरेबिया का यूएई से इख्तिलाफ हुआ है, और सऊदी अरेबिया बॉर्डर पे यूएई जो इजरायली बेस बनाना चाहता है, उसको लेके जेन्युइन टेंशन है। एक तो ये, दूसरा इजराइल में देखिए, अब इजराइल का दो तरफा गेम हमेशा चलता है। एक हिस्सा उसका कहता है स्ट्राइक मत करो। अभी मुझे खबर आई है कि जो उनका प्रेसिडेंशियल प्लेन है, जो जून 2025 के युद्ध के समय जब ईरान ने स्ट्राइक किया और अचानक स्ट्राइक किया था, उसके जस्ट पहले उनका प्रेसिडेंशियल प्लेन उड़ के साइप्रस चला गया था ताकि वो सेफ रहे। प्रेसिडेंशियल प्लेन में उनके प्रेसिडेंट भी होते हैं, और ये कहा जाता है कि इजराइल के कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट भी इजराइल के पास है, कि अगर इजराइल खत्म भी हो गया तो उसका कुछ चीजें बची रहे। वो मामला होता है। तो वो छोटा देश है, वो तो जरा से खतरे में उनका प्रेसिडेंशियल प्लेन वो चला जाता है साइप्रस। अभी साइप्रस गया, आज वो उड़ा है साइप्रस के लिए। अब इससे क्या मतलब इसका? दूसरी बात, अमेरिका में ट्रंप हेजिटेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मार्क रूबियो और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उनकी लाइन है कि अभी स्ट्राइक करना ठीक नहीं है, क्योंकि राइट्स वगैरह कंट्रोल हो गए हैं। जो ट्रंप ने कल एक आह्वान किया था, लिटरली आह्वान किया था कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्टर्स पे जो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनका नाम पता सेव कर लो, हम लोग आ रहे हैं, हेल्प इज ऑन इट्स वे। इतनी बड़ी बात, हेल्प इज ऑन इट्स वे। लेकिन ट्रंप के लिए वो ऐसे झूठ बोलना कोई बहुत आश्चर्य, मतलब वो ऐसे कई बार कर चुका है। हेल्प इज ऑन इट्स वे मतलब हेल्प माइट नॉट एवर रीच, सो कॉल्ड। तो मतलब तो ये अच्छा, लेकिन ट्रंप ऑब्वियसली बैक ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ही लग रहा है कि औचित्य क्या है, अभी हमको क्या अचीव करेंगे, हम क्या अचीव करेंगे, इजराइल अचीव करेगा, नेतन्याहू अचीव करेगा, लेकिन हम क्या अचीव करेंगे। दूसरी बात, वहां पर ईरान में जो घेरेबंदी है, ईरान ने जो अपनी घेरेबंदी की है, उन लोगों ने बहुत इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स एक डिफेंस के लेयर्स बना रखे हैं, जो मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं कि वो तबरीज से शुरू होता है और हमदन से लेके फिर ईरान, ये तेहरान, उसके बाद मश्त, उसके बाद जो जो और उनके इलाके हैं, सेंट्रल ईरान के जो पहाड़ियां हैं, उनके अंदर जो उनके मिसाइल बेसिस हैं, यज़्द वगैरह तक, जो पूरा उनका जिलान, मतलब वो
उन्होंने ऐसा वो रखा है, और उधर रशिया से भी एक कॉरिडोर, कैस्पियन कॉरिडोर खोल के रखा है, और इधर जो उनका रिश आइलैंड है, तो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहां से वो जो अमेरिकन फ्लाइट के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन पे भी वो नजर रखे हुए हैं। फिर वो तीनों जो आइलैंड्स हैं, ग्रेटर तुन, बुलेसर तुन, वहां से भी। तो इसलिए ईरान के अंदर कोई हमला कर देना इस समय, कोई मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करना, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए कोई सेनाएं तो जाएंगी नहीं, ग्राउंड फाइट तो होगी नहीं, फाइट एयर सुप्रीमेसी की होगी या नेवल सुप्रीमेसी की होगी। और वहां पर अमेरिका अपने को ज्यादा मजबूत समझता है, क्योंकि वो कहता है कि चाहे जो जितने भी डिफेंस वो पिछली बार तो इजराइल दूर से मार रहा था, हालांकि दूर से नहीं मार रहा था, उनके अंदर, ईरान के अंदर लोग थे और उन्हीं लोगों ने पहले अटैक किया, लेकिन जो बड़ी मिसाइल्स थी वो तो दूर से इजराइल ने मारी। लेकिन अमेरिका कह रहा है हमारे पास इस बार हमारे पास स्टेल्थ जेट फाइटर्स है जो 6th जनरेशन के हैं, और वो पूरा गोस्ट जो बन जाएंगे F-15, F-35, और वो जब अटैक करेंगे तो इरानियन रडार्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान ने भी इसी इवेंचुअलिटी के लिए कही कि अगर एक उनका तबरीज गिरा तो हमदेन बचाएगा, हमदान गिरा तो तेहरान गिरा तो मश्क, तो इस तरह से उन्होंने अपना बना रखा है। तो इसलिए देखिए अभी मुझे लग रहा है कि एक चेकमेट, मतलब सॉरी, एक स्टेलमेट जैसी स्थिति है, मिलिटरली एक स्टेलमेट है इस समय। अमेरिका, इजराइल और सारा यूरोप भी देखिए अमेरिका के साथ है। वहां पर जर्मन चांसलर ने कह दिया कि ये इस रिजीम को एक न एक दिन जाना ही होगा, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो वो लोग भी पूरी, लेकिन वो सारी भी ताकत लगाते, सब कुछ डिपेंड करता है कि कतार, ये मतलब कतर और इराक और सीरिया में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो कितना इफेक्टिव होते हैं अगर स्ट्राइक होती है। और अगर वैसे ही स्ट्राइक करनी है कि बासिज के कुछ एरियाज पे स्ट्राइक कर दो, कुछ इस तरह से कर दो, तो फिर वो एक वो हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन जो बड़ी स्ट्राइक और जो तैयारी अमेरिका की थी, जिस तरह की तैयारी थी, और जिसमें नेतन्याहू उसी समय जब प्रोटेस्ट शुरू हुए 28, 29, 30 दिसंबर, तो नेतन्याहू वॉशिंगटन में थे, ट्रम्प के साथ थे, और वो पूरी प्लानिंग यही हो रही थी। तो बड़ा हमला करने की प्लानिंग, प्रोटेस्ट हो, और उसमें इनको उम्मीद थी कि प्रोटेस्टर्स कुछ शहरों को कब्जे में ले लें, चाहे छोटे शहरों को बाहर के, और फिर अमेरिका फुल स्केल अटैक करे। फुल स्केल अटैक तो नहीं होगा, ये तो देखिए एक क्लैरिटी हो गई है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो लोग अभी भी कुछ करें और इधर एक किसी को लगा दें, कतर को या ओमान को लगा दें, कि ईरान को समझाए कि हम कुछ स्ट्राइक करेंगे, तुम भी कुछ कर लो। ये हो सकता है कि वो जो आखिरी दिन हुआ था 12 दिन का युद्ध, उस तरीके से कुछ एक वो हो सकता है कि हम कुछ कर लें, तुम कुछ कर लो, और हम भी ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, तुम भी ज्यादा नुकसान ना करो। अब ये अगर यही करना था तो फिर इतना बड़ा, इतना बखेड़ा, और इतना उसको जो आपने एक विलेन बनाया ईरान को पूरी दुनिया के सामने, वो नहीं बन पाया। जो दुनिया का ओपिनियन है उसने रिजेक्ट कर दिया, और ईरान का जो नैरेटिव है कि इसमें मोसाद और सीआईए के लोग हैं, वो देखिए बढ़ चढ़ के बोल रहा है इस समय, जो एक्स में भी और तमाम जगह, जबकि एलोन मस्क पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को कि इंटरवेंशन होना चाहिए। स्टारलिंक्स उनका गया, सब कुछ हुआ, तब भी एक्स पे आप देखिए तो वो नैरेटिव की मोसाद और सीआईए के लोग हैं, जैसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। और आज तो वीडियो आया है ईरान के ऑफिशियल्स का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आईएसआईएस स्टाइल में कई प्रोटेस्टर्स को भी मारा है। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स थे जिसमें आईएसआईएस के लोग लग रहे हैं, उन्होंने आईएसआईएस स्टाइल में मारा है, गला रेत के। तो ये जो पूरा एक ये इसके भी वीडियोस आ रहे हैं। तो इसलिए, और मैं देख रहा था जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं, जो आमतौर पे थोड़ा प्रो ईरान भी रहते हैं, प्रो पैलेस्टाइन भी रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इमाम खामनेई को सपोर्ट नहीं करते मान लीजिए, तो वो उनका एक 50-50 मामला रहता है। तो वो लोग भी इस समय में किसी भी इंटरवेंशन को रूल आउट कर रहे हैं, किसी लार्ज स्केल इंटरवेंशन। लेकिन फिर सवाल वो एक आदमी साहब आ जाता है कि अगर लार्ज स्केल नहीं होता है, स्मॉल स्केल होता है, फिर उसके बाद ईरान जवाब तो देगा, और जवाब क्या होगा फिर? अब या तो यही बात हो जाएगी कि भाई वो कुछ सिंबॉलिक कर दे, और या फिर अगर वो उसने बड़ा कर दिया तब क्या होगा? क्योंकि तब तो फिर अमेरिका, इजराइल की पूरी दुनिया में साख ही खत्म हो जाएगी।
अब मिश्रा जी मुझे सिंबॉलिक वाले हमले से पर इसलिए शक है, जैसा कि आपने भी शक जाहिर किया है। 2016 में जब ग्लोबल हॉक गिराया था, 2019 में ईरान ने जब ग्लोबल हॉक गिराया था अमेरिका का, उसके बाद ओमान के जरिए अमेरिका ने पैगाम भेजा तेहरान को कि हम आपके किसी पहाड़ी इलाके में, जंगली इलाके में एक आध हमला करेंगे, आप हमें जवाबी कार्रवाई मत करना। तो ईरान ने तभी जवाब दिया था कि तुम शुरू करोगे, खत्म हम करेंगे। बिल्कुल कहीं भी खरोच अगर आ गई पूरे मुल्क पर, इसलिए हम पूरा भरपूर जवाब देंगे अगर आपने ऐसी कार्रवाई की। तो मुझे इस बात पर शक है कि अमेरिका और ईरान मिलकर के कोई नूरा कुश्ती कर लेंगे। यह बात एक अलग है, जिस तरह से कतर में हुआ आखिरी हमला और ट्रंप को थैंक यू बोलना पड़ा अमेरिका के बेस पर हमले के बाद। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, 3 4 5 खबरें अगर मिलाकर के देखें, इजराइल की आईडीएफ फुल अलर्ट पर है। अंदर से मैं आज ही देख रहा था इजरायली टेलीविजन पर, बेसमेंट्स में जमीन के नीचे अस्पताल शिफ्ट किए जाने की खबरें आ रही हैं वहां से। उधर कतर में उदैद बेस पर तैयारियां शुरू हो गई। वहां कोई एक जॉइंट कमांड सेंटर बनाया गया जो अरब मुल्कों का, कई मुल्क हैं उसमें मौजूद, जो जंग लड़ने की हालत में वहां से कमांड करेंगे। इस किस्म की कई तरह की जब खबरें आ रही हैं कि जंग की पूरी तैयारी है, क्या यह सब कुछ साइकोलॉजिकल वार समझा जाए या संजीदा सीरियस जंग की तैयारी? अभी देखिए क्या है कि ट्रंप का जो अगर हम बिहेवियर देखें तो ट्रंप देखिए, एक तो वो जो जब कहता है तब नहीं करता है, जब वो कहता है कि हम करेंगे तब नहीं करता है। वेनेजुएला में उसने बहुत लंबे समय से उसने लंबा टाइम लिया, 1 डेढ़ महीने का। पहले ये एक माहौल बनाया कि ये नार्को टेररिस्ट हैं, इनके अंदर ये ड्रग्स का पूरा यहाँ धंधा चलता है, प्रेसिडेंट उनके ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। फिर कई शिप्स को बम्बार्ड किया कई दिनों तक, जो बाहर जो स्मगलर्स की शिप्स हैं उनको, मतलब ये कह के कि ये स्मगलर्स की शिप्स हैं। अब वो शिप्स क्या थी किसी को अभी तक नहीं पता। तो लेकिन और जब किया भी तो वो मदुरो को उठा लाया, लेकिन अभी सरकार वही है और रोज वेनेजुएला से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वहां पर कोई फायदा नहीं मिला है। अभी मैं आपको बताऊं कि परसों की खबर है कि जो ट्रंप ने सारी ऑयल कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज की मीटिंग की थी, जिसमें एक्सॉन थे, कोनिको फिलिप्स थे, ये लोग सब लोग गए थे। एक्सॉन ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। एक्सॉन ने कहा ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट हम लोग का वेनेजुएला में था, वो शावेज ने सीज कर लिया, पहले वो वापस कराओ। तो ट्रंप ने कहा वो कैसे वापस कराए, अभी नया इन्वेस्टमेंट करो। तो ये जो देखिए वहां पर मामला जो वेनेजुएला में इतना आसान नहीं, हमने पहले भी कहा था हैवी क्रूड वहां पर है, पर हैवी क्रूड को रिफाइन करने में सालों लग जाएंगे और उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑयल कंपनीज वहां लूज कर चुकी हैं, बहुत सारा लूज कर चुकी हैं पिछले जो नेशनलाइजेशन में शावेज के समय। तो वो दोबारा और देख रहे हैं कि अमेरिका का कंट्रोल तो है नहीं, इन्होंने जो भी जितना भी कहते हैं, अपने को एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कंट्रोल तो वहां है नहीं वेनेजुएला में, क्योंकि वहां पर तो पूरी वहां की सेना, वहां के अपने लोग, वही लोग रूल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ऑयल पे डील भी नहीं हुई है। खैर वो तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि ईरान में जो ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, और पहले कह रहे थे कि हम मीटिंग करेंगे, लेकिन मीटिंग के पहले स्ट्राइक कर देंगे, फिर कल उन्होंने कहा सारी मीटिंग हमने रद्द कर दी है और अब बिल्कुल ये कर देंगे और हेल्प इज ऑन द वे। आज उस तरह की कोई बातचीत नहीं है। तो इसलिए देखिए लेकिन ट्रंप एक ट्रिकी कस्टमर, तो वो किसी भी अपने एक लिहाज से उसको ये लग रहा है कि एक बार हमें कुछ करना है ईरान। अब वो किस तरीके से कैसे वो एक बड़े वॉर को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि बड़ी वॉर अगर हो गई तो ट्रंप पे बूमरैंग करेगी। वो ट्रंप भी समझ रहा है। अभी अमेरिका के हालात भी ऐसे नहीं है, वहां पर एक रिवोल्ट जैसी स्थिति आईसीई के खिलाफ, जो एंटी इमिग्रेशन ड्राइव ट्रंप ने चलाई है, उसके खिलाफ रिवोल्ट जैसी स्थिति है। मतलब गवर्नर्स वहां के कई मिनेसोटा वगैरह के, वो खुल के गाली दे रहे हैं। ऐसी गालियां मैंने अमेरिकन टेलीविजन पे भी नहीं सुनी पहले, बस सीधे एफ वर्ड यूज कर रहे हैं वो। तो ये जो वहां के हालात है अमेरिका के, अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं हाँ इसलिए भी ट्रंप हमला कर सकता है, और ठीक है भाई एक अटेंशन डाइवर्ट हो वहां से। तो मुझे जो लग रहा है कि एक लिमिटेड स्ट्राइक तो ट्रंप करना चाह रहा है, लेकिन वो लिमिटेड
आगे वो लिमिटेड स्ट्राइक ही रह जाएगी, ईरान का रिस्पॉन्स भी लिमिटेड रहेगा, इसमें मुझे बहुत बड़ा डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि वो लिमिटेड इसमें अच्छा अब जो अरब और इजराइल, अरब मुल्कों से और इजराइल से जो मशवरा गया है, वो मैं टाइम्स ऑफ इजराइल में देख रहा था, उसमें 2-3 चीजें कही गई हैं। अभी हमला ना करो, इससे पहले टारगेट कार्रवाई करो लीडर्स पर, यानी सीधे सीधे टारगेट किलिंग का इशारा। जिस तरह से हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, जिस तरह से और कई लोगों को टारगेट किया गया, पहले वो करो, वहां पर प्रोटेस्ट को और गरमाओ, और उसके बाद जब हुकूमत गिरने के नजदीक हो तब हमला करो। अगर अब हमला करोगे तो इससे ईरानी लोग और ज्यादा यूनिफाइड मुत्तहिद हो सकते हैं, जो हमारे लिए खतरा है। सऊदी अरबों की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर हमने इस हमले को सपोर्ट कर दिया अमेरिका के और इजराइल के, तो हमारे यहां मुल्क के अंदर हालात अच्छे नहीं है, इसलिए भी आप हमला ना करो। तो जब इतने कंस्ट्रेंट्स ये बता रहे हैं, इनको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या कुछ उनके दिमागों में है? क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, इनकी देखिए, सारे कंस्टिट्यूएंट्स विरोध कर रहे हैं, और अमेरिका के अलग अलग जो पावर ग्रुप्स हैं, पावर सेंटर्स, वो उनकी बात भी सुन रहे होंगे, ट्रंप तक पहुंचा भी रहे होंगे। लेकिन देखिए, वेनेजुएला के मामले में ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। वेनेजुएला में जो उसने किया, ऐसा नहीं कि उसका कोई बहुत समर्थन था अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, या बहुत सारे लोगों को पता भी था। ऐसा भी है कि उसके अपने ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी था, ऐसा भी नहीं। इजराइल को लोग कहते हैं पता था, लेकिन इजराइल का ऐसा कोई एक्टिव रोल उसमें नहीं दिखता है, या उसको इजराइल ने बयान दिए थे कि वेनेजुएला में ईरान, हिजबुल्ला और इस तरह की रशिया और इस तरह की फोर्सेस हैं। तो ट्रंप एक सबको गफलत में रख के जो खुद करना चाहता है वो करता है। उसने जो B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी बॉम्ब की थी, तो उसके 2 वर्जन है। उसमें ये एक वर्जन है कि ट्रंप ने अपनी तरफ से किया था और अचानक किया था। दूसरा उसका वर्जन ये है कि इजराइल ने ये थ्रेट दे दी थी कि हम ईरान पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ट्रंप ने एक अपनी तरफ से एक कार्रवाई की थी, जिसका वाकई क्या असर हुआ अभी तक नहीं पता हम लोग। लेकिन एक आदमी साहब, बात यह है कि अगर इंडिविजुअल लीडर्स को असैसिनेट करने की बात है, तो वो क्या, जैसे नसरुल्लाह की जो इंटेलिजेंस इजराइल के पास थी, क्या खामने या किसी भी बड़े लीडर की इंटेलिजेंस इनके पास है? क्या ये वहां के प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या ये अली लारजानी को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या ये गालिबाफ को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या किसी बड़े मौलाना को ये एलिमिनेट कर सकते हैं जो वहां पर? क्या मतलब, ये जो पूरा एक पहलू है, तो वो उसमें इंडिविजुअल जो टारगेटिंग की बात है, मुझे लगता है कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये अमेरिका का बैकयार्ड नहीं है, और यहां पर ये इंडिविजुअल टारगेट करें, चाहे मारने के लिए करें, चाहे उठाने के लिए करें, चाहे घायल करने के लिए करें, वो संभव नहीं है फिलहाल अमेरिका द्वारा। दूसरा ये हो सकता है कि वो कुछ इंस्टॉलेशंस पे हमला करे। जो बात हो रही थी कि बासिज के हेडक्वार्टर, वो भी बड़ी बात होगी। बासिज के मान लीजिए उन्होंने 3-4 हेडक्वार्टर्स पे, क्योंकि वो तो हर जिले में पूरे ईरान इतना बड़ा देश है, तो वो कहीं भी मान लीजिए उन्होंने कराज में मार दिया, उन्होंने शिराज में मार दिया, या उन्होंने उधर हमदन में मार दिया, तबरीज में मार दिया। इस तरीके जो पास हैं इराक बॉर्डर के, वहां पर उन्होंने बासिज के उसको मार दिया। तो और ये वो सोचे कि ईरान इस पे जो है बहुत ज्यादा तवज्जो ना दे और बहुत ज्यादा लोग भी ना मारे, कुछ हल्के। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ईरान क्यों नहीं तवज्जो देगा? ये इस समय जो मूड है वहां पर, वो ये था। जब मैं गया था उस समय भी ये बात आ रही थी कि अगर अब होता है तो फिर किसी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो किसी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो फिर वो इजराइल को देखते हैं, और दूसरी बात वो जो अमेरिकन बेसिस जो अरब देशों में उनको देखते हैं। तो इसलिए देखिए ये बात जी। अच्छा, मैं अभी समझना चाहता हूं, आप फौज के मामलात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्ट्रेटेजीज को जानते हैं, बहुत सी जंगें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं। इस वक्त अगर बैलेंस ऑफ पावर के हिसाब से हिसाब लगाया जाए, बल्कि प्रैक्टिकल अगर जंग हो, तो कौन क्या कर सकता है? ईरान के जो हथियार जून 2025 में टेस्ट हो गए, और उसके बाद अब वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो हम बहुत से सरप्राइजेस
देने वाले हैं, उस किस्म के इशारों से या मौजूदा जो कुछ उन्होंने हथियार अब तक दुनिया के सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है कि ईरान किस पोजीशन में रहेगा, अमेरिका क्या कुछ कर सकेगा, इजराइल क्या कुछ कर सकेगा, इजराइल की कितनी तबाही हो सकती है अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या लगता है अगर जंग हुई तो क्या सिनेरियो बनेगा? अब देखिए, इस पे यही पर कैच है, जंग हुई लेकिन जंग किस तरह की, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन पॉसिबल नहीं। इजराइल ईरान से 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, ग्राउंड इन्वेजन कैसे करोगे आप? क्या अमेरिकन ट्रूप्स ने कभी, मतलब जो बेसिस में, जो वहां अमेरिकन बेसिस में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, वो तो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए उस तरह से ट्रेंड भी नहीं है, वो तो कमांडो ऑपरेशन के लिए ट्रेंड है। और उसमें ज्यादातर अमेरिका के एयरफोर्स, जो अमेरिका की अपनी जो F-15 F-35 यानी जो एयर पावर है, वो वहां के बेसिस में केंद्रित है। वहां कोई ग्राउंड मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड वहां नहीं है कि वहां पर कोई आप सेना बड़ी भेज दीजिए। और सेना अगर वहां जितनी है हल्की फुल्की अमेरिका की, वो अगर गई तो बुरी तरह से मार खाएगी। वहां पर तो IRGC के नंबर्स इतने हैं। और इराक और सीरिया उस हालत में नहीं, सीरिया के पास कोई सेना नहीं है। इराक जो है वो ईरान के साथ एक तरह से है ही पूरी तरह से, अगर कोई हिस्सा विरोध भी करना चाहे, उनके पास कितने लोग हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ये लोग कुछ आइसिस टाइप फोर्सेस को और कर्दिश जो कुछ कुर्दी वहां के ग्रुप्स हैं जो अभी भी इजराइल के कंट्रोल में, हालांकि कुर्दियों की ये कुर्दों की और जुलानी की बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है इस समय। कई कुर्द मारे गए हैं। SDF और HTS में इस समय युद्ध चल रहा है पूरा, शेख मकसूद इलाके में, एलेप्पो को लेके और ये सब। तो इसलिए कुर्द भी नाराज है, हालांकि वो प्रो अमेरिकन है, सब कुछ है, उनको वेस्ट ने पाला पोसा है, लेकिन उनका बेस भी रक्का में है, लेकिन वो लोग अभी इस समय नाराज हैं। पर जो इधर के कुर्द हैं, जो ईरान बॉर्डर वाले जो कुर्द हैं, वो अलग है। वो मोसाद और CIA के उसमें काफी पेनिट्रेशन, और अभी गोलियां भी चली। जब ये प्रोटेस्ट हुए तो वहां कई कुर्द आतंकवादी मारे भी गए, उन्होंने भी मारा। तो ये कर सकते हैं ये लोग कि उधर से ये लोग कुछ ग्राउंड इन्वेजन करवाएं छोटे लेवल का, उधर से जैशे अदल वगैरह से, बलूचिस्तान सिस्तान से कराएं, और फिर उसको हवाई हमले से टारगेट करें। लेकिन उसके लिए ईरान ने सोच रखा है, और वो जो है मुझे लगता है बहुत सफल नहीं होगा, क्योंकि IRGC अभी मैदान में आई नहीं है। और IRGC जो है तब मैदान में आएगी और फिर तो सीधी लड़ाई हो जाएगी, फिर तो मुल्क बचाने की लड़ाई हो जाएगी, फिर तो एक तरह का 1965-71 वॉर जैसे हमारे यहाँ हुई थी बकायदा ग्राउंड फोर्सेज में, उस तरह की फिर लड़ाई हो जाएगी। तो उसमें ये लोग पिट जाएंगे। उसमें इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज इस समय ईरान के पास, जो एयर, अगर क्योंकि एयर बैटल की जो अपनी किलेबंदी है, अमेरिका की क्या है, ईरान की क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें एक थोड़ा ज्यादा उसको एक्सप्लेन हम करेंगे तो उसमें एक ब्रीफली समझ लीजिए कि जैसे अगर तबरीज गिरा तो हमदान उनके पास है, हमदान गिरा तो तेहरान, मेहराबाद है, मेहराबाद गिरा तो उनके पास मशहद है। इस तरह से उन्होंने लेयर्स अपने कर रखे हैं कि एक ही तरफ सब कुछ, एक ही, मतलब दे हैव नॉट पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। उन्होंने छितरा दिया अपनी ताकत को, ताकि कोई ना कोई सेंटर, अगर कोई एक गिरा तो वो दूसरा संभाल लेगा। अब यहां पर जो पूरी बात आ रही है कि इसलिए मिलिटरीली अमेरिका को कोई एडवांटेज ऐसे हम नहीं देख पा रहे हैं। ये एडवांटेज क्या है? अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा, कोई अमेरिका, नेटो मिल के और इजराइल मिल के इतना बड़ा हमला करते, तो फिर उस स्थिति में रशिया और चाइना, क्योंकि देखिए कैस्पियन सी का कैस्पियन कॉरिडोर वो ईरान ने खुला रखा है, और वहां से वो जिलान जो इलाका है, जिलान से वो पूरे रशिया से उनका अपना राब्ता है। और इसीलिए रखा है कि अगर ऐसा हमला हुआ जिसमें सब लोगों ने एक साथ ये मिलके इतना बड़ा हमला कर दो कि सारे साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर सब जगह एयर अटैक करो, ताकि सब एयर डिफेंसेस ईरान के वो एक साथ, हालांकि ऐसा एक साथ तब भी नहीं होंगे वो खत्म, लेकिन कोशिश हो सकती है। तो उस स्थिति में रशियन इंटरवेंशन का भी रास्ता खुला हुआ है। और रशियन इंटरवेंशन का मतलब है चाइनीज इंटरवेंशन। और रशिया जो के लिए ईरान महत्वपूर्ण, देखिए वेनेजुला का महत्व था लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वेनेजुला सीधे रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। ईरान तो सीधे रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, और ईरान का इस्तेमाल भी इन लोगों ने इस तरह से कई बार किया हुआ है कि मतलब पहले जब
क्रांति के पहले ईरान का कई बार रशिया के खिलाफ इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया हुआ है। जब जब रशिया से ग्रेट गेम चलता था, एक रशिया से पूरी लड़ाई यूरोप की चलती थी 19th सेंचुरी में, तब भी ईरान का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो रशिया कॉशियस है इस बारे में और वो गिरने नहीं देगा, वो ईरान को गिरने नहीं देगा। तो ये मुझे लग रहा है कि चलिए मान लें कि हम पूरी दुनिया ने मतलब नेटो और इजराइल और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर हमला कर दें, मतलब आप सोचिए, तो भी तब भी एक स्थिति ऐसी नहीं बनती दिख रही है जिसमें ईरान को ये गिरा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फिर अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स है वो आ जाएगी। ईरान को नहीं गिरा सकते अगर सभी मुल्क मिल जाएं एक साथ, यानी जो वेस्टर्न मुल्क हैं। अच्छा, मैं अब एक और ऑप्शन पे आपसे जानना चाहता हूं। पिछले 2-3 हफ्ते में ईरान की तरफ से ये बात भी कही गई है कि अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, हमारी तैयारी मजबूत है और हमें जब ये यकीन हो जाए कि उधर से हमला होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी पहले हम पहल कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं इजराइल पर। उसके कितने चांसेस हैं? अगर ऐसा ईरान करता है अपनी सेल्फ डिफेंस में, जैसा कि दूसरे मुल्क करते रहे अब से पहले, तो क्या सिनेरियो बनेगा प्रीएम्प्टिव अगर ईरान करता है? प्रीएम्प्टिव अगर ईरान करता है तो देखिए, एक इससे दो चीजें होंगी। एक तो ये है कि शुरू में वो सब होगा, कंडेमनेशन होगा, ये होगा, उस तरह की चीजें होंगी। ये जो अरब देश भी कुछ कंडेम कर सकते हैं कुछ ये, लेकिन अगर इजराइल पे करता है, अगर इजराइल पे करता है तो फिर व्यापक मुस्लिम जो देश है उनका व्यापक समर्थन ईरान को मिल जाएगा। सवाल है कि वो कहां करता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वो कहां करता है, या अगर अमेरिकन बेसिस पे भी किया, और अमेरिकन बेसिस जैसे सीरिया में, सीरिया कोई इस समय कोई देश तो मानता नहीं कि सीरिया कोई देश है, सीरिया एक लूज टाइप की चीज है, उसमें किसका शासन है क्या नहीं है। सीरिया के बेसिस पे अगर कर दिया ईरान ने तब भी उसको समर्थन मिलेगा। समस्या होगी अगर वो कतर और सऊदी अरेबिया और इस तरीके के बेसिस पे करेगा, तब एक दूसरी स्थिति होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली बात है वो ईरान ने बड़ी सोच समझ के कही है, और उसका इशारा वही है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। जब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहता है तो उसका इशारा यही है कि इजराइल और सीरिया और इस तरीके जैसे बहराइन जैसे मुल्क जो कि बदनाम, जिनका कोई उस तरह की स्थिति नहीं, या यूएई जिसके खिलाफ सऊदी अरेबिया है, यूएई में किसी बेस पे अगर हमला कर दिया ईरान ने तो सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा विरोध नहीं करे, थोड़ी बहुत अगर करता भी है तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं करेगा आज के दौर में, और टर्की भी नहीं करेगा। तो ये देखिए एक, अच्छा, टर्की की भी इजराइल से इस समय ठनी हुई है सीरिया में बहुत बड़ी जबरदस्त, तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो कौन सा टारगेट चूज करते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का आइडिया बहुत अच्छा है और ये एक डर पैदा करता है उधर दूसरे कैंप में, लेकिन अब ये है कि टारगेट अगर इन ठीक से चुना और इन्होंने उस तरह से किया जो कि लग रहा है कि ये लोग करें, भाई ये तो ऐसी बात सोच समझ के ही की होगी और एक स्ट्रेटेजिक चीज है ये, तो फिर एक पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। फिर अच्छा, मतलब इस जंग के माहौल में जब हर तरफ गर्मी है, हर कैपिटल में यही चर्चा हो रही है कि आखिर होना क्या है, ईरान जो है वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है, और जाहिर है ईरान अगर अमेरिका वाली लाइन पे चलता तो ये इनकलाबी क्यों आता, और क्यों वो फिलिस्तीन के लिए जितना उसने किया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत किया है, वो सब बेमानी रह जाता है। अब इस दरमियान भारत के क्या सूरत हाल है, भारत कहां खड़ा है इस जंग के मुमकिन होने पर, प्रैक्टिकल होने पर भारत कहां खड़ा रहेगा? क्या ईरान के खिलाफ भारत इजराइल को हथियार इसी तरह से देगा जैसे गाजा में कत्लेआम के दौरान भारत ने हथियार दिए हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, भारत का तो देखिए कोई इसमें ईरान पे हमला होता है तो भारत को ईरान के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है, अगर खड़ा नहीं होता है तो फिर भारत आइसोलेट हो जाएगा। अभी इस समय देखिए इंडिया में चाइना को लेके इतना बवाल चल रहा है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन बीजेपी के ऑफिस में चला गया मिलने, आरएसएस के ऑफिस में चला गया, यानी उसको लेके बहुत बड़ा ये बवाल चल रहा है। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि चाइना और रशिया के साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग इंडिया की बनी है, और ऐसी स्थिति में हालांकि इजराइल के साथ भी ट्रेड पैक्ट वगैरह हुए हैं, वेपन्स के समझौते हुए हैं, ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी अभी हम ये नहीं कहेंगे
कि इंडिया जो है वो कुछ इंडिया असल में एक तो चाबहार पोर्ट है ईरान में, जिसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, और वो उसको कैसे उसको खतरे में डाल देगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट ही खत्म हो जाएगा जब, अगर मतलब पूरी डील ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या इंडिया करेगा उसको। कोई अमेरिका और इजराइल अभी ऐसी स्थिति में तो है नहीं, अमेरिका ट्रम्प तो रोज डांटता ही है मोदी को कि अमेरिका और उनको कॉम्पनसेट करेंगे। तो इंडिया इस समय देखिए वो जहां मतलब इंडिया में जो अभी की जो रिजीम, उसका जो माइंडसेट है कि भाई जितना दूर रह सको दूर रहो, किसी इसमें मत पड़ो, अपने उसमें रहो, और चाइना वगैरह से जो हो रहा है और चाइना पे जो प्रेशर पड़ रहा है कि चाइना ये क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है, और इधर चाइनीज डेलीगेशन भी इंडिया में आया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी का, सरकार का नहीं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का भी डेलीगेशन आना बहुत बड़ी बात है, और वो उसका जाके बीजेपी से मिलना। तो ये सब चीजें जो हैं वो इंडिया के रोल को इस समय महत्वपूर्ण नहीं बनाती। हाँ, लड़ाई लंबी खिंच गई तब क्या होगा तब नहीं कहा जा सकता। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को टाइम दिया आपने। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा, दर्शकों से, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही बात, सही आकलन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।